यस एवरीवन। तो अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम साइंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री का। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, तो अगर आप लोग को कोई डाउट आता है तो आप बीच बीच में पूछते रहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाऊं। तो विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती है, देखो आपका पेपर है जनरल अवेयरनेस का, तो ऐसा अब जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइंस के सब्जेक्ट आ गए, आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो नेचर में होती हैं वो या तो बायोलॉजिकल होती है, या उनमें कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, या फिजिक्स होते हैं, कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, लॉज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी नेचुरल लाइफ में होती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं, उसमें कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो वो क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं, उन सबको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सब्सटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द सब्सटेंसेस? तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस सबसे पहली बात ये होता है कि अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सिंपल भाषा में सब्सटेंसेस को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स हो गया, एटम्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, मिक्सचर हो गया, मैटर हो गया। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? एलिमेंट का मतलब से तत्व होता है। तत्व। तत्व को और कैसे डिफाइन करते हैं? इसका सर तत्व कैसे किससे डेफिनेशन याद नहीं ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हम बोलते हैं कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते हैं। सो अ सब्सटेंस विच cannot be split up into two or more simpler substances by normal chemical methods. normal chemical methods क्या होते हैं? जैसे हम हीट, लाइट या एनर्जी दे करके उसको तोड़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। अब जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एच, देन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। एक्चुअली अब जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में करता है। बट जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट सिर्फ उसका एक पार्ट लेते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं। जैसे H2 ना लेकर के H बोलेंगे तो H इज एन एलिमेंट। ठीक है, फिर होता है कंपाउंड। कंपाउंड होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे दो H मिलके H2 बनाते हैं, तो H2 एक मॉलिक्यूल भी है। मॉलिक्यूल जनरली दो एटम्स को मिला के बनाते हैं, और जब दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कंपाउंड बोल देते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दो एलिमेंट्स कंपाउंड भी हो कहलाते हैं, दो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। जैसे NaCl, NaCl को आप कंपाउंड भी बोल सकते हो, बट ये मॉलिक्यूल इसलिए नहीं होता क्योंकि दो अलग अलग एटम्स है, Na अलग है, Cl अलग है, तो इसको हम कंपाउंड बोलना पसंद करते हैं। जैसे वाटर H2O, H2O में तीन अलग अलग एटम्स हैं, दो एक जैसे और एक अलग, तो इट इज़ अ कंपाउंड। तो हम सब्सटेंस को कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं? एलिमेंट में, कंपाउंड में, और तीसरा है मिक्सचर में। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, और उनका जो रेशो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। क्या क्या होता है एयर में? कोई बता सकता है एयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। वेरी गुड। कितना होता है? लगभग 7 कुछ होता है सर।
78% के आसपास। उसके बाद ऑक्सीजन और क्या होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ। सर एयर ये पृथ्वी पे बहुत सी गैसें होती हैं सर। हाँ, बहुत सी गैसें होती हैं बट उनकी 21% ऑक्सीजन होती है। तो आप अच्छा ठीक है, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग, फिर ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग, तो 78 और 20 मिलके ऑलमोस्ट 98-99% तो यही हो जाती है। उसके अलावा जो बाकी सारे होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, CO2 होते हैं, और जो हम पोल्यूशन से गैसेस लेके आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो इनका इनका क्वांटिटी बहुत कम होता है। पहले के टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती थी। बट क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ गया। तो आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कोई बता सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? सर CO2 का टेम्परेचर चेंज होता ना, हाँ, मौसम वगैरह में परिवर्तन आता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर है जो बढ़ता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है ये बताओ। ग्रीन हाउस गैसेस होती है और जो पोल्स पे बर्फ होती है वो पिघलती है, उसके लिए क्या होता है, वो समुद्र का लेवल भी अप होता है, उस सबको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नहीं, बट होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आपकी बात सही है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो बट ये सर एक्चुअली में सर जो हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में गैसों का जो प्रयोग कर रहे हैं तो ओजोन की जो परत होती है उसमें क्षरण हो रहा है सर। देखो, बात कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है ये समझाओ। सर बेसिकली क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हीट को ट्रैप करती है सर। किसको ट्रैप करती है? हीट को? सर वो जैसे सल्फर को वो होते हैं कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे भी ट्रैप करती है। अच्छा, और एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन सर ये होता है जब सर जैसे ये एटमॉस्फेयर में सर ये सारे डस्ट वगैरह ये सब होता है, डर्ट वगैरह, और ऊपर से जब रेन होती है तो वो अपने साथ डस्ट को साथ में लेके आती है, एसिडिक फॉर्म में, उसे एसिड रेन कहते हैं। अच्छा, अब अपना माइक्रोफोन बंद करो, मैं समझाता हूँ। सब लोग बंद कर ले और ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। सब लोग ने बंद कर लिया अपना माइक्रोफोन? अभी भी मुझे आवाज आ रही है, किसी का खुला है? हेलो, सब लोगों ने बंद कर लिया? मनीष अपना माइक्रोफोन बंद करें। हाँ, तो देखो ध्यान से समझो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एसिड रेन क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो किसी ने सही बताया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैसेस को ट्रैप कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। बट आपको समझना है कि हीट को ट्रैप कैसे करती है और क्या होता है। तो देखो, अगर आप अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि हमारा अर्थ है एक गोला, अर्थ को एक गोला समझे, और जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो अर्थ के चारों तरफ होता है, लगभग 10-11 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, और एक सर्कल बनाए आप, उस सर्कल में गैसेज होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और सन इसके ऊपर होता है। तो जब सन से रेज आती हैं तो सन रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सन रेज के अंदर होता है यूवी रेज, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेज, है ना, इंफ्रारेड जो हीट प्रोड्यूस करती है,
यूवी रेज जो कि हार्मफुल होती है, जो कैंसर कॉजिंग करती है, जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये अर्थ, अब आप देखो सन से रेज आ रही हैं और ये सबसे पहले लेवल पे किस पे टकराएगी, क्या मिलेगा इनको? जब ये अर्थ के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगी तो सबसे पहले क्या मिलेगा इनको? हाँ ओजोन परत। हाँ, एटमॉस्फेयर मिलेगा। एटमॉस्फेयर में ओजोन की परत मिलेगी। हाँ, ओजोन की लेयर मिलेगी। तो ओजोन क्या करेगी, उसमें सनलाइट में जो यूवी रेज होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और जहाँ ये ओजोन की परत, ओजोन होल जो बोला जाता है, एक्चुअली होल नहीं होता, होल इज अ मिसनोमर। एक्चुअली में जहाँ पे ओजोन की लेयर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, वो क्या करती है, वो यूवी रेज को अलाउ कर देती है। तो जब यूवी रेज आ जाते हैं, और दीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, क्योंकि ये इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इनकी जब जब तक ये किसी से टकराते नहीं है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनको बोला जाता है शॉर्ट वे हाई एनर्जी बीम पार्टिकल्स। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन रेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, और इनकी वेवलेंथ कम होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो इनको बोला जाता है शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेव। और जब ये अर्थ की सरफेस से टकरा जाती है तो ये लॉन्ग वेव बन जाती है। तो जैसे ही अर्थ की सरफेस से टकराती हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि ओजोन लेयर और एटमॉस्फेयर दोनों से ये जब ऊपर से आ रही होती है तो पास हो जाती है। तो ओजोन लेयर उसमें से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पे नहीं होता है वो पास कर जाती है और ह्यूमन बॉडी पे गिरती है और बहुत सारे बैड इफेक्ट्स करती है। उनमें से एक होता है कैंसर। तो इसीलिए ओजोन होल का होना जरूरी है। तो ओजोन होल, ओजोन परत यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। अब क्या हुआ, अब देखो, अब ये अर्थ एटमॉस्फेयर से पास कर पाई क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा थी। अब जैसे ये अर्थ की सरफेस से टकराई तो क्या हुआ, टकराने के बाद इनकी एनर्जी कम हो गई। इनकी एनर्जी इतनी कम हो गई कि जब ये वापस भागने की कोशिश कर रही हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बाहर नहीं जा पा रही है, बिकॉज इनकी एनर्जी कम हो गई है। तो वो अंदर वापस से एटमॉस्फेयर उनको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है नीचे, वापस अर्थ की सरफेस पे जाती है, फिर से टकराती है, एनर्जी और कम हो जाती है, फिर ये कभी बाहर नहीं निकल पाती, कभी बाहर नहीं निकल पाती। तो अब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, उतना ही ज़्यादा ये हीट को ट्रैप करता है, इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी ने बोला था कि हीट को ट्रैप करता है, तो हीट इस तरह से ट्रैप होती है, जितना ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ही ज़्यादा ये लॉन्ग वेव लेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सन रेस अर्थ से टकरा के वापस जा रही है उनको जाने ही नहीं देगा। तो जब जाने नहीं देगा तो ये अर्थ की सरफेस पे वापस आएंगी और वापस टकराएंगी तो और गर्मी पैदा करेंगी। गर्मी कैसे करती है, इंफ्रारेड रेज भी होती है इनमें, जिनसे हमें, जब आप धूप में जाते हो तो आपको गर्मी लगती है ना, तो गर्मी लगती है इंफ्रारेड रेज की वजह से। इंफ्रारेड रेज इज अ पार्ट ऑफ सन रेज विच गिव्स अस हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। क्या होता है कि इसको वॉरफेयर में यूज़ किया जाता है। जब कोई भी लड़ाई होती है तो लड़ाई दिन में तो ठीक है, बट रात में भी होती है। तो जब रात में अटैक करना होता है तो रात में दिखता ही नहीं है। तो जब रात में नहीं दिखता है तो कैसे मारेंगे दुश्मन को? तो दुश्मन को कैसे मारते हैं, हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी या किसी की भी बॉडी अपने पूरे शरीर से ऊपर से नीचे तक हीट रेज एब्जॉर्ब रिलीज करती है ना, जिसको बोला जाता है हीट सिग्नेचर। तो वो हीट सिग्नेचर इसके इंफ्रारेड के स्पेशल चश्मे आते हैं। तो ये जो सैनिक होते हैं इनको चश्मा पहना दिया जाता है। तो ये थर्मल इमेजिंग सिस्टम ना, हाँ थर्मल इमेजिंग सिस्टम ना। हाँ, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, थर्मल मतलब हीट। तो ये हीट सिग्नेचर से आप उसकी बॉडी की आउटलाइन कर सकते हैं। तो चूहा होगा तो उसकी चूहे की आउटलाइन छोटी होगी, आदमी होगा तो आदमी की आउटलाइन बड़ी होगी, है ना। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या है, वो कौन सी स्पीशीज है। तो जैसे आपने आप आदमी को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ उसका हीट सिग्नेचर आपको दिखेगा। उस हीट सिग्नेचर को आप ड्रॉ करके यू कैन विजुलाइज कि अच्छा ये आदमी का हीट है या किसी जानवर का है, तो आप उसको शूट कर सकते हो उसी के हिसाब से। तो नाइट गॉगल्स के रूप में इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। तो हम पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, किसी ने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला था। तो इन दोनों चीज़ को समझते हैं। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग समझा कि जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा ये हीट को ट्रैप करेगा। हीट कहाँ से आ रही है, हीट जब
अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज बाहर जाने की कोशिश कर रही है वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो अर्थ में ही ट्रैप हो गई, तो अर्थ के अंदर घूमती रहेगी, टकराएगी वापस आएगी, टकराएगी वापस आएगी, तो हीट इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब इसी चीज का यूज करके हम एक ग्रीन हाउस वो बनाते हैं। अगर कोई कार में बैठा होगा तो उसने ये ऑब्जर्व करी होगी, आप कार को 5 मिनट पूरे शीशे बंद करके धूप में छोड़ दो, और जब आप 5 मिनट बाद वापस आओगे तो वो कार अंदर से एकदम गर्म होगी। क्यों हो जाती है वो गर्म? सेम लॉजिक है, सन रेज शीशे को क्रॉस करके अंदर चली जाती हैं शीशे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट जैसे ही वो अंदर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, टकराई, सीट से टकराई या किसी और चीज़ से टकराई और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो अब वो शीशे से बाहर नहीं निकल पाती है, बिकॉज उनकी एनर्जी टकराने के बाद कम हो जाती है, तो वो अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं। दैट इज़ वाई अगर आप खुले सन रेज के नीचे गाड़ी लगा दो तो वो 15-20 मिनट में ऐसी उबलने लग जाती है कि आप उसमें बैठ नहीं सकते। यू फर्स्ट ओपन द डोर, उसको 5 मिनट तक खोल के रखोगे सो दैट वेंटिलेशन हो और गर्म हवा बाहर निकल जाए। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ग्रीन हाउस एक ऐसा घर तैयार किया जाता है जहाँ पे आप प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि देखो पेड़ पौधों को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस मतलब कांच का घर बनाया जाता है, ग्लास, या उसके चारों तरफ ग्लासेस लगाए जाते हैं और उसमें कल्टीवेशन की जाती है। तो ये कहाँ करेंगे? वहाँ करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, क्योंकि नॉर्मल एक टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। तो जो ठंडी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रेस इसमें अब आप, अगर आपके पास सन नहीं है तो आप उसके अंदर बल्ब जला सकते हैं, तो बहुत सारे बल्ब जला लेते हैं, तो बल्ब से भी एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर ही घूमती रहती है और गर्मी पैदा कर देती है। तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्चुअली द यूज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का एक पॉजिटिव एप्लीकेशन है। आप हमेशा उसको नेगेटिव के एस्पेक्ट में देखते हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, पोलर आइस मेल्ट करने लग जाती है, ये सब इसके बैड इफेक्ट्स है। बट इसका एक गुड इफेक्ट भी है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो आई होप ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया होगा। अब दूसरा इफेक्ट जो मैंने पूछा था एसिड रेन, उसको समझते हैं। एसिड रेन मतलब ऊपर से तेजाब या एसिड की बारिश होना। तो ये एसिड की बारिश कहाँ होती है? एसिड की बारिश वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगे। इंडस्ट्रीज़ से निकलता है पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो वो गैसेस कौन सी हो सकती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स। तो जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो एसिड बना देती हैं। सल्फर ऑक्साइड क्या बनाएगा? या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, या H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे? HNO3 बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देंगे, H2CO3। तो ये सारे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं ये गैसेस, और तब ये एसिड बना देती हैं। तो ये एसिड रेन हर जगह नहीं होती है। एसिड रेन इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व वेयर यू हैव रिफाइनरीज या फिर इंडस्ट्रीज। तो दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू हुआ था जब ताजमहल के आसपास मथुरा रिफाइनरी थी। तो मथुरा रिफाइनरी क्या करती थी? ये सारी गैसेस को रिलीज़ करती थी, और जो ताजमहल था वो ताजमहल मार्बल का बना था, तो एसिड मार्बल के साथ रिएक्शन कर लेता था और उसको एकदम उसका कलर फेड कर देता था। तो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज को हटवाया, बंद करवाया। सो द मेन प्रॉब्लम इज एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल, उसके साथ रिएक्शन करके उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको ख़राब कर देता है। तो एसिड रेन, ओजोन लेयर जो उसको एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, और ग्लोबल वार्मिंग, तीनों अलग अलग फिनोमिना है, तीनों को एक साथ कभी कंफ्यूज मत करना, है ना। ग्लोबल वार्मिंग होता है जब CO2 ज़्यादा CO2 हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो वो सन रेज को बाहर नहीं जाने देती, उसकी वजह से हीट बढ़ जाती है। एसिड रेन होती है जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देती हैं, और वो जब ज़मीन पे गिरती है। और ओजोन डिस्ट्रक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब ओजोन सन रेज ओजोन से पास करती है, एटमॉस्फेयर से पास करती है, तो ओजोन लेयर उसमें से अल्ट्रा वायलेट वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो और बाकी को नीचे आने देती है।
सो ये 3 इफेक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अब आगे पढ़ेंगे कभी ग्लोबल वार्मिंग को कौन कौन सी गैसेस होती है, विल डिस्कस दिस। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट की, कंपाउंड की और मिक्सचर की, तो हम मिक्सचर पे आ गए थे। मिक्सचर को हमने बोला था मिक्सचर में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन में। अब देखो मिक्सचर को एक दो उसमें डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप समझो, होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें से आपने किस में किसको मिलाया, दोनों को आप अलग अलग ना कर पाओ। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब हम पानी में नमक मिलाते हैं या पानी में चीनी मिलाते हैं, जब आप मिलाते हो उसको, मिलाने के बाद उनको जब आप घोल देते हो तो आपको नमक और चीनी दिखेगा ही नहीं उसमें से, आपको ऐसा लगेगा ये सिर्फ पानी है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि नमक और चीनी उस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से घुल चुका है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट सॉल्ट और शुगर इन वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कॉम्पोजिशन होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना। कोई बता सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल? सर जैसे दाल के अंदर कंकर। दाल के अंदर कंकड़, बोल सकते हो, हाँ, यस। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, पानी के अंदर सैंड। यस सर, मैं वो भी बोलने वाला था। वो कभी मिलेगा ही नहीं, यू कैन ऑलवेज, आप उसको कितना भी घुमा लो, थोड़ी देर बाद फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज एक्चुअली दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक चीज़ होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आप सोल्यूट को मिलाते हो, तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगा और सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में होगा। जैसे नमक और पानी या चीनी और पानी, तो हमारा पानी ज़्यादा होता है और चीनी और नमक कम मिलाया जाता है। तो शुगर और सॉल्ट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक, आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। अब एक आपने देखा होगा, सुना होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझते हैं। जैसे क्या हुआ, आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली और उसको घुमाया और वो मिल गया, घुल गया। अब आपने पिया, आपको मीठा नहीं लगा, आपने सोचा यार चलो 1 चम्मच और मिलाता हूँ, तो आपने दूसरा चम्मच मिलाया, वो भी घुल गया। तो जब तक ये घुलता जाएगा, जितना आप सोल्यूट उसमें डिसॉल्व करते रहोगे, डिसॉल्व होता रहेगा, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक आप उसमें, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसमें सॉल्यूट डालोगे और वो घुलेगा नहीं, आप कितना भी उसको घुलने की कोशिश करो, वो एज इट इज रहेगा। तो वो पॉइंट कहलाता है सैचुरेटेड। भैया आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, उसमें और चीज मिक्स नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट कंडीशन वेयर यू कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट। तो क्या हम कोई ऐसा तरीका है जिससे अगर ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं? इसका एक यस बहुत सर। इसका एक बहुत टेम्परेचर ये टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज किया तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर, और कोई? और सर जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉरी होमोजीनियस, उस वही वही सॉल्यूशन होता है क्या? सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है। आप सॉलिड में लिक्विड मिला सकते हो, लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हो। तो सॉल्यूशन इज एनीथिंग जहाँ पे आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं। तो आप गैस को लिक्विड में भी मिला सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पेप्सी बन जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। आप सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो वो एलॉय बन जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं। सॉलिड हमारा हो गया चीनी या नमक, और उसको लिक्विड में मिला रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड बोला जाता है इसको। सो व्हाट विल हैपन, अगर आपने
बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा चाय बनाते वक्त, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है कि जब चाय उबल रही होती है तो अगर हम उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें तो वो बैठ जाती है, उबलना बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। क्यों? बिकॉज उसका जैसे ही आपने डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो अब जो नीचे से हीट मिल रही है उसको, वो हीट क्या कर रही है, वो सॉलिड एब्जॉर्ब कर ले रहा है मेल्ट होने के लिए। तो दैट इज़ वाई वो पूरा का पूरा हीट लिक्विड को नहीं मिल पा रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो सारा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वो बॉयल होना बंद हो जाता है, और जैसे ही वो मेल्ट हुआ वापस से वो बॉयल होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसका और एक सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी ने जलेबी खाई हो, गर्मा गर्म जलेबी चाशनी में डूबी हुई, तो जो चाशनी होती है अगर उसको आप ठंडा कर दो फ्रीज में, तो यू एक्चुअली सी द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। जैसे ही आपने ठंडा किया तो एक्स्ट्रा शुगर जो डाली थी वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि गर्म में तो वो घुल गई थी। पर जैसे ही आपने उसको ठंडा किया, फ्रिज में रख दिया, और अगले दिन देखा तो आपको शुगर दिखेगा, चीनी, प्रॉपर शुगर मॉलिक्यूल्स यू कैन सी। सो दैट मीन्स हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो ज़्यादा सॉलिड डिजोल्व कर सकते हैं, बट जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा वो वापस से अनडिजोल्व हो जाएगा। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। किसी चीज़ का किसी चीज़ में मिक्स हो जाना इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़ा कि सॉलिड इन लिक्विड, इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था गैस इन लिक्विड। अगर हम किसी, तो आपने देखा किसी ने बोला था कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, तो जब आप नमक पानी में घोल रहे हो तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप प्रेशर लगा के चीज़ को नहीं डिसॉल्व कर पाओगे, वहाँ सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। बट जब हम गैस को लिक्विड में डालेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जो, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का रोल होता है। अब जब आप गैस को पानी में मिला रहे हो तो किस टेम्परेचर पे ज़्यादा घुलेगी वो अंदर? देखो ये जीएस ऐसे ही आता है, आपका डे टू डे लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे बायोलॉजी केमिस्ट्री पूछ ली, ऐसी चीज़ पूछी जाती है जो डेली लाइफ में होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीना पसंद करते हो या गर्म? ठंडा। ठंडा। तो सब लोग को आंसर पता है मगर दिमाग नहीं लगाते हो। ठंडा क्यों पीना पसंद करते हैं या ठंडी कोल्ड ड्रिंक क्यों अच्छी लगती है? इसका एक सिंपल सा रीजन है, जितना ज़्यादा CO2 उसमें होगा उतना ज़्यादा हमें टेस्ट आता है। तो दैट मीन्स अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है तो उसमें से CO2 निकल जाती है, दैट इज़ वाई आपको टेस्ट ही नहीं लगती है, सिर्फ मीठा मीठा लगता है। और जैसे ही आप उसको ठंडा करते हो तो अब बात यह है कि अगर आपने ढक्कन खोल दिया है तो CO2 निकल जाएगी, फिर वो टेस्टलेस हो जाएगा। हाँ, अगर बंद ढक्कन में आपने उसको फ्रीज में डाल दिया, उसके बाद ढक्कन खोला, तो एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक की बोतल कभी भी पूरी तरीके से भरी हुई नहीं रहती, हमेशा थोड़ा सा पार्ट खाली रहता है। तो जब टेम्परेचर गर्म होता है तो उस पानी में से CO2 निकल के ऊपर उस खाली स्पेस में आ जाती है, ढक्कन बंद है, वो बाहर नहीं निकल पाई। और जैसे ही आपने उसको उठा के फ्रीज में डाला तो वही CO2 वापस से उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज वाई अब गैस के केस में उल्टा हो गया। देखो सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही थी, ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व हो जा रहा था, मगर जब आपने गैस डाली तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है। और इसका एक दूसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि ठंडी में जब रिवर के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, फिर भी उसके नीचे जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो सरवाइव कर लेती हैं। क्यों? सर नीचे तो पानी ही होता है ना, नीचे बर्फ नहीं जमती है। पानी तो होती है भाई, बट ऑक्सीजन भी तो चाहिए होती है उनको जिंदा रहने के लिए। नीचे ऑक्सीजन होती है, सब पानी में एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। कौन सा बिहेवियर? एनालॉगस, ये क्या होता है? उल्टा उल्टा। सिर्फ कुछ और बोलते होंगे, जैसे बर्फ की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर तैरने लगता है और नीचे वाटर में तो ऑक्सीजन रहता है ना सर, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर में क्या ऑक्सीजन यूज करते हैं। नहीं, आप लोग मेरा सवाल नहीं समझे। जब नॉर्मल गर्म पानी होता है तो मछलियां देखा होगा ऊपर जंप करती रहती हैं ना, यस सर, यस। या फिर वेल मछली आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर में जंप क्यों करती हैं? वो जंप मजे के लिए, लेवल कम हो जाता है गर्म पानी में। मस्ती तो नहीं करती कि जंप करके खेल रहे हैं। सर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है गर्म पानी में। यस, वो हवा लेने आती हैं इसीलिए जंप करती हैं।
तो जब ठंडी का टाइम है तो पूरे ऊपर बर्फ जमी है, तो वो जंप तो कर नहीं पा रही है, तो हवा कहाँ से मिल रही है? तो इस चीज को समझो। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो एयर एयर क्या है, गैस, तो वो ज्यादा डिसॉल्व होने लग जाती है पानी में। तो यही चीज समझा रहा हूँ। तो ठंडी में इट इज इजियर फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज दे फाउंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व इन द, जो नीचे का पानी होता है वो लिक्विड रहता है, वो बर्फ नहीं बनता है, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो दैट इज़ वाई उनको जंप करने की जरूरत, जंप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर बर्फ होता है, तो जंप नहीं कर पाती हैं, तो वो अंदर ही रहती हैं, और अंदर सर्वाइव इसलिए कर पाती हैं बिकॉज एट कोल्डर टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व. So aquatic animals rather feel more happy in winters because more amount of oxygen is dissolved. So that is the second example. अब यहाँ पे प्रेशर का भी रोल है. आपने देखा होगा कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा दें तो ज़्यादा गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं. और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर वाला. उसमें क्या होता है, हाईली प्रेशराइज्ड गैस भरी होती है. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. तो इसमें प्रेशर डाल करके गैस भरी जाती है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस आ जाती है. तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट गैस वाले में होता है, गैस इन लिक्विड, मगर सॉलिड इन लिक्विड में नहीं होता है. समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा साइंस का स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल अगर कोई नॉन साइंस स्टूडेंट भी है वो भी समझ सकता है. सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोग के आसपास होती हैं, तो आप इसको ध्यान से समझो और समझ में आएगा. तो हमने समझा सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. शानू आवाज़ कम कर लो यार. और फिर आगे देखते हैं. एलॉयस की बात कर लेते हैं. एलॉयस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको. एलॉय, बात पूछ रही थी हाँ सर, जो ये चाशनी होती है सर, हाँ इस चाशनी में चीनी ज्यादा होती है या पानी ज्यादा होता है? चाशनी एक्चुअली पानी में आप चीनी को मिलाते रहते हो और उसको गर्म करते रहते हो, तो पानी तो उड़ता रहता है, तो बचता क्या है, चीनी का घोल. है ना, वही पानी कम हो जाता है, चीनी बेसिकली ज्यादा होती है ना, मेरा कहने का मीनिंग यही है. हाँ, तभी तो उसको ठंडा करते हो तो पूरा चीनी तो मिलता सर है अब आपको. मुझे एक बात पूछनी थी सर, जैसे आपने सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन दी थी, हाँ आपने ये वाली बात बोली थी कि सोलवेंट इज मोर एज कम्पेयर टू सोल्यूट. हाँ हाँ तो फिर ये चाशनी में सर, फिर जो शुगर है दैट इज एक्टिंग एज ए सोलवेंट सर, एंड वाटर इज एक्टिंग एज ए सोल्यूट. हाँ, गुड क्वेश्चन. जब आपने सारा पानी उड़ा दिया तो वहाँ सोल्यूट तो मतलब सॉल्वेंट तो उड़ ही गया सारा, पूरा का पूरा सोल्यूट ही बचा है, वो सोल्यूट इन लिक्विड फॉर्म. तो वो सॉल्यूशन रहा ही नहीं ना, अब सारा पानी तो उड़ गया. उस चाशनी में आप उसको इतना देर तक गर्म करते हैं कि पानी तो वेपोराइज हो जाता है, वो रहता ही नहीं है, तो सिर्फ वो चीनी का घोल बनता है, एकदम मीठा प्योर चीनी मेल्टेड फॉर्म में. ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं रहा, फिर वो चाशनी बन गई सिर्फ चीनी की. ठीक, डाउट क्लियर हुआ? तो दैट इज वाई जैसे उसको फ्रीज में रखते हो तो वो पूरा चीनी का एक तरह से, जैसे बताशे नहीं होते बताशे, वैसे ही वो सॉलिड फॉर्म में अलग अलग हो जाता है. जलेबी अलग हो जाती है और उसके ऊपर चीनी का घोल विच इज इन सॉलिड फॉर्म आपको अलग से मिल जाता है. तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवोपरेटेड, उसको गर्म कर करके हम पानी को उड़ा देते हैं, तो सिर्फ वो चीनी का घोल बनता है, उसमें पानी नहीं रहता है. तो उसको देखा जाए तो लॉजिकली वो सॉल्यूशन रहा ही नहीं हो, वो सिर्फ चीनी का घोल रह गया. और कोई डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम पढ़ रहे थे एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज बहुत काम की चीज़ होते हैं. एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसको आप नॉर्मली किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि इनसेपरेबल हो जाते हैं. तो आपको बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग एलॉयज में क्या क्या मिले होते हैं. तो जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो होता है ब्रास और ब्रॉन्ज. किसी को पता है ब्रास और ब्रॉन्ज किस किस का मिक्सचर होता है? ब्रास में क्या क्या मेटल्स होते हैं, कौन कौन से मेटल्स होते हैं? टीन और कांच है.
टीन मतलब टिन, और और एक तांबा। तांबा मतलब कॉपर। ये किस में बोला आपने, ब्रास? ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज में बोला आपने क्या, कॉपर और टीन? हाँ, हाँ ठीक है। और ब्रास में? अच्छा, माइक्रोफोन बंद कर लो। अब क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा दोनों पूछे जाते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैसे याद रखें। दोनों में एक चीज़ तो कॉमन होती है, कॉपर। अलग होता है जिंक और टिन। तो अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूज आता है, तो किस में टिन होगा, किस में जिंक होगा। तो देखो नाम से पकड़ते हैं। ब्रॉन्ज की स्पेलिंग होती है BRONZE, तो वहाँ पे Z आ रहा है। तो आपको याद रखना है, Z आ रहा है तो उसमें Z वाला कंपोनेंट नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, उसमें टिन होगा। तो ब्रॉन्ज में Z आ रहा है तो उसमें टिन होगा, कॉपर एंड टिन। ठीक है। और जो ब्रास यस होता है, सर। ब्रास मतलब BRASS। जो टिन का सिंबल होता है वो S से स्टार्ट होता है। टिन आप वैसे तो T से पढ़ते हो, TIN, बट उसका जो लैटिन नेम होता है वो स्टेनम, वो S से होता है। तो ब्रास में S आ रहा है, इसका मतलब उसमें S ना होकर के जिंक वाला कंपोनेंट होगा। तो उल्टा याद रखना। तो कॉपर एंड जिंक ब्रास में होगा, कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज में होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और एलॉयज हैं, जैसे एलनिको हो गया, एल्यूमिनियम के एलॉयज हैं। अच्छा, स्टील किस किस का एलॉय है? स्टील में क्या क्या होता है? सर एक तो आयरन होता है सर, हाँ, एक निकल होता है सर, ओके। सर और शायद एक और होता है, 3 होते हैं इसके। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे, पिग आयरन, रॉट आयरन। तो पिग आयरन जो होता है, पिग गंदा होता है तो वो गंदा ही होगा, तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज पिग आयरन। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट, WROUGST। रॉट आयरन एक प्योर फॉर्म ऑफ आयरन का है। बट ये प्योर फॉर्म क्या होता है, आयरन बहुत सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू स्टील। दिस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज वेरी सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसे बिल्डिंग मटेरियल में यूज नहीं कर सकते। तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें कार्बन डालते हैं। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना परसेंट, अब मैक्सिमम 4% तक कार्बन डालते हैं। तो कितना परसेंट कार्बन डाल रहे हैं उसी के हिसाब से उस स्टील की स्ट्रेंथ होती है। तो स्टील की भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, कोई कम क्वालिटी का होता है, आसानी से टूट जाता है, कोई नहीं टूटता है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच कार्बन यू आर एडिंग। तो मोस्टली स्टील में कार्बन इज अ नॉन मेटल। हम क्या कर रहे हैं, अलॉयज में क्या होता है, जनरली मेटल और मेटल को मिलाते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप नॉन मेटल भी मिला सकते हो। तो स्टील इज दैट एग्जाम्पल जहाँ पे आयरन तो रहती है, इसके अलावा और भी मेटल्स रहते हैं, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज विच गिव्स द स्ट्रेंथ टू आयरन इज कार्बन। तो कार्बन में आयरन मिलाते हैं तो स्टील बनता है वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको वर्कशीट दूंगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और होता है, देखो आपने अभी पढ़ा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ा है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, आप जैसे आपने नमक मिलाया तो नमक घुल गया अंदर जाके ना, अंदर तक गया, उस सॉल्यूशन के अंदर तक गया तो घुल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। एक और प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। शानू आवाज कम कर ले यार, पढ़ा रहा हूं बच्चों को। तो एडजॉर्प्शन जो होता है ये सरफेस पे होता है, अंदर तक नहीं जाता। जैसे सॉल्यूशन में कंपोनेंट अंदर तक चला गया था ना सॉल्यूट के, बट ये चीज अंदर तक नहीं जाती। तो इसका कोई एग्जांपल पता है आपको जहां पे एडजॉर्प्शन होता है? सुना है कभी किसी ने कि ये भी कुछ होता है? बताओ। अरे कोरोना टाइम में तो बहुत हुआ है इसका यूज। एडजॉर्प्शन जनरली होता है जो हार्मफुल गैसेस होती है ना, उनको सरफेस पे ही एड्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो अंदर घुस जाएंगी तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। तो ये जो फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर मास्क, दे आर एक्टिंग एज ए एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट मतलब देखो
एड्जॉर्प्शन के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम बदल देते हैं। वहाँ पे जिस चीज़ पे एड्जॉर्प्शन होता है उसको बोला जाता है एड्जॉर्बेंट, और जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है उसको बोला जाता है एड्जॉर्बेट। जैसे हार्मफुल गैसेस जो होती हैं, जो कोल माइंस में काम करते हैं, तो कोल माइंस में क्या होते हैं, जैसे जैसे डिगिंग करते हैं बहुत ज़्यादा कोयले की खानों में बहुत जहरीली गैसेस होती है, अमोनिया, मीथेन। तो अगर ये बंदों ने इनहेल कर दी हो तो अंदर ही मर जाएंगे। तो उनको क्या कराया जाता है, उनको मास्क पहनाया जाता है। मास्क क्या करता है, उनको वहीं रोक देता है, अंदर नहीं घुसने देता है। इट विल नॉट अलाउ टू गो इनसाइड। जबकि सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था, वो अंदर तक घुस जाता है। तो जो सरफेस फिनोमिना होता है उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एड्जॉर्प्शन में ऑल द गैस पार्टिकल्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द मास्क। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, एड्जॉर्प्शन। तो इसमें जनरली आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। अगर कभी किसी ने एक सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी को पता है? सिलिका, हाँ बताओ। सर इससे सिलिका जेल से ग्लास बनाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ग्लास का कंपोनेंट होता है सिलिका, बट सिलिका जेल पैकेट्स में आता है छोटा छोटा। सो बेसिकली सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को, पानी को एड्जॉर्ब कर लेता है, पानी को अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेगा। एड्जॉर्ब कर रहा है, देखो। की डब्बियों में डालते हैं फिर। यस, तो ये जैसे आपके जूते होते हैं, जूते में मॉइस्चर ना लगे तो आप देखोगे एक छोटा सा पतला सा पैकेट पड़ा होता है। या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे पानी का, जैसे डब्बों में मिलता है, आप कोई नई प्लास्टिक की बॉटल खरीदते हो तो उसके अंदर ये कागज़ की थैली सी पड़ी होती है, छोटे छोटे छोटे, तो ये सिलिका जेल्स होते हैं। अब आपने देखा होगा ये, अगर आप नमक को पानी में डालो तो क्या होगा, घुल जाएगा ना उसमें, गीला गीला सा हो जाएगा। जैसे ठंडियों में अगर नमक खुला पड़ा हो बाहर टेबल पे तो वो गीला गीला हो जाता है, फ्री फ्लोइंग नहीं रह पाता। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, नमक पानी के अंदर तक घुस गया। मगर सिलिका जेल गीली नहीं होती, जो आपको पैकेट मिले होते हैं वो गीले नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है, वो पानी को अपने ऊपर ही रखता है, अंदर जाने नहीं देता है। तो दैट इज़ वाई वो जो सिलिका जेल की पैकेट्स होते हैं वो गीले नहीं होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड पानी भी एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और एक चीज होती है, देखो सॉल्यूशन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी बताता हूँ, एक मिनट। सॉल्यूशन को वी कैन डिवाइड इनटू 3 कंपोनेंट्स। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड। किसी ने सुना है इसके बारे में? यस सर, सुना हुआ है। तो इनको क्लासिफाई करने का तरीका क्या है? इनको क्लासिफाई करने का तरीका है, इनके अंदर जो हम मिलाते हैं ना उनका साइज। तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब सच्चा सॉल्यूशन। सच्चा सॉल्यूशन कब होता है, जब आप उसमें आप जो मिला रहे हो उसको देख ही ना पाओ, जैसे नमक और पानी, शुगर और पानी। दिस इज कैटेगराइज्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम जो मिलाते हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाए, जैसे रेत और पानी, वो कभी घुलेंगे ही नहीं। एक होता है कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको एक्चुअली में दिख तो नहीं रहा है, बट आपको ये भी पता है कि इसमें 2 चीजें, जैसे दूध का कलर होता है वाइट, पानी का कलर होता है कलरलेस। तो जब पानी के अंदर से आप लाइट गुजारोगे तो वो पास हो जाएगी इजिली, बट जब आप मिल्क के अंदर से लाइट को पास करने की कोशिश करोगे तो वो लाइट पास नहीं हो पाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये समझ में तो आ रहा है ना आपको? ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का हो रहा है? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है सर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, इसलिए वो पास नहीं होगा। मैंने बोला था मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बोला ये डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे होता है? ये होता है जो चीज़ हम मिला रहे हैं उस पार्टिकल के साइज पे। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज छोटा होता है और सस्पेंशन में साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे रेत और पानी। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते। कोलॉइड में क्या होता है,
साइज, अब मैं आपको साइज का रेंज नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, साइज मीडियम साइज के होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो लाइट उनसे टकरा जाती है। जब वो मिल्क से पास करने की कोशिश करेगी तो वो पार्टिकल जो हमें नहीं दिखते बट लाइट के लिए वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, तो लाइट उनसे टकरा जाती है। जब टकरा जाती है पार्टिकल जो मिल्क के अंदर है वो तो इधर उधर रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूसरे से टकराएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो कुल मिला के घूमती रहती है अंदर ही, बाहर ही नहीं निकल पाती। जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो लाइट के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाता और वो अलाउ कर देता है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज मिल्क का कलर वाइट होता है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इट इज़ बिकॉज वो लाइट को पार्टिकल्स बाहर जाने ही नहीं दे रहे। दैट इज़ वाई वो अंदर ही अंदर घूम रही है। दैट इज़ वाई वो, आप मिल्क को ग्लास में रखो और उसके उसके पार देखने की कोशिश करो तो आप देख नहीं पाओगे। तो कोलॉइड में एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं वो मिल्क का ही पूछते हैं। मिल्क, इस मिल्क के कोलॉइड को एक नाम दिया जाता है, किसी को पता है क्या बोलते हैं? नहीं पता। इसको बोला जाता है इमल्जन, EMULSION। इमल्जन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जहां पे आप लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हो। क्या क्या है यहाँ पे लिक्विड, बताओ कोई। क्या क्या मिक्स है मिल्क में, क्या क्या होता है? सर दूध और पानी सर। हाँ। पानी होता है खाली उसमें? और चीजें भी होती हैं सर। और क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। सर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो, कहाँ चले गए तुम? बोलते हैं ना दूध पी के मोटे हो जाते हैं। फैट फैट। फैट पार्टिकल्स, प्रोटीन नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते, फैट्स होते हैं। तभी तो दूध से घी बनता है, दूध से पनीर बनता है। कैसे, जब दूध दूध फट जाता है, किसी ने फटा हुआ दूध ऑब्जर्व किया हो तो पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो दूध में क्या क्या हुआ, दो लिक्विड, अभी अभी जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ही वो अलग हो जाएगा तो वो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, पनीर के फॉर्म में। तो इस चीज को, इस कोलॉइड को बोला जाता है इमल्जन। सो आपसे पूछा जाता है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन होंगे, सॉल्यूशन, कुछ और, एक एग्जांपल, एक ऑप्शन उसमें इमल्जन होगा। ठीक है, तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्जन। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, आप लोग को ज़्यादा हो जाएगा तो आज इतना ही रखते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी मैं ही पढ़ाऊँगा, तो इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूँगा, अभी तो मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगा बिकॉज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो टाइप करने में दिक्कत रहेगी। तो मैं जब मंडे को जाऊँगा ना तो कोशिश करूँगा मंडे को आपको इसके नोट्स दे पाऊँ, या इन बिटवीन अगर मैं अभी दे पाया तो मैं छोटा मोटा कुछ नोट्स आपको भेज दूंगा PDF फॉर्म में, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इस लेक्चर को 2-3 बार सुनना अगर नहीं समझ में आया। हिंदी में नोट्स मिल तो जाएंगे पर मुझे देखना पड़ेगा, एक तो हिंदी में नोट्स बहुत कम मिलते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा, अगर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा। बट आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो इतना कुछ मुश्किल वर्ड्स नहीं है, यू हैव टू जस्ट कैच द वर्ड्स, उनको क्या बोला जाता है उसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।